नरोत्तम, तुम उस भीम के पास जाओ, उस भीम से कागज लेकर फाड़ दो। बिल्कुल। अरे नरोत्तम जोशी, कल रात आपके बाबा की फैक्ट्री में आग लग गई। क्या भाव बता रहे थे? हाँ? प्रचंड देव जी, आपने बताया नहीं। मैं आता हूँ। अरे रुकिए। 10 फैक्ट्री है आपके बाबा की, एक में आग लग गई तो इतनी परेशानी। मजाक कर रहा था, चिंता मत करिए। भीमराव के घर में सिर्फ एक पेंशन आती है, घर की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी होगी। रहने दीजिए ना, वैसे भी वो पेंशन सरकार से ले रहा है, हमारा क्या जाता है। नहीं, आइए नाश्ता करिए। प्रचंड देव जी, मासूम है आपका भाई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कागज मैं अभी जाकर फाड़ूंगा। चलो। रुको। कागज अभी फाड़ने की जरूरत नहीं है, बात आगे बढ़ सकती है। मतलब? सरकारी हस्तक्षेप हो सकता है। आगे क्या करना है हम सोचते हैं। बार बार हमारे घर का, हमारी जाति का, हमारे सोच का शुद्धिकरण करने की बात की जाती है। हमारे चलने से जमीन पर निशान ना आए इसलिए कमर में झाड़ू बांध दिया जाता है। हमारी थूक से मिट्टी अपवित्र ना हो सके इसलिए गले में मटका बांध दिया जाता है। हमारी आई मर जाती है तो चलाने के लिए जगह भी नहीं दी जाती है। भीमा भाई, हमारा भीम कुछ नहीं बोला। वो सारी घटनाएं, तुम्हारी सारी बातें, कुछ नहीं भूला। जब तुम जिंदा थी तो हमेशा कहती थी भीम बड़ा होकर कैसा दिखेगा, भीम बड़ा होकर विश्वास से भरा दिखता है भीमा भाई। उसकी संघर्ष करने की ललक और बढ़ गई है। जैसे वो सातारा में किसी से डरता नहीं था ना। हमारे आई बाबा हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, हमें पालते हैं, हमें पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं। सुनाई दे रहा है या नहीं? उन्हें बहुत फिक्र है हमारी, बहुत। जो कानून आज नहीं है वो कल को हो, बाध्यता हो कि किसी की निकासी को कोई रोक ना सके, और कानून भी कि ऐसे लोग आकर बहस ना कर सके बल्कि उन्हें सजा मिले। ऐसे ही
वैसे यहाँ बम्बई में वो किसी से नहीं डरता। अगर आप इस आधार पर हमें चोर लुटेरे बताएंगे कि हम गरीब और छोटी जात के हैं, तो हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है, कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप अंदर नहीं जा पाएंगे। आज पहली बार बड़ी जात का कोई व्यक्ति पढ़ाई से, किताबों से संबंधित बातें कर रहा है, चुनौती भी दे रहा है। तो पढ़ाई के सवालों की आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। क्या बात है भाऊ, आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है भाऊ, अपना ध्यान रखिए। मुझे पेंशन लेने जाना है और लौटते समय भीम का चश्मा भी बनवाते जाना है। बधाई हो आपको, बाबा की पेंशन शुरू हो जाएगी। हाँ रमा, बहुत बड़ा बोझ उतर गया है सर से। सोच रहा हूं कि फिर से पढ़ाई शुरू करूं। जो परीक्षा छूट गई थी वो इस बार दे दूंगा और उसमें पास हो जाने के बाद आगे की तैयारी शुरू करूंगा। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए फिर, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए और बाकी चीजों के बारे में आप मत सोचिए। जोड़ लेंगे पैसे जीने भर के लिए। लड़ लेंगे नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव जैसे लोगों से। आप बस पढ़िए और इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी इतनी शांति ढूंढ लेंगे कि जहां आप अच्छे से पढ़ पाए और मैं आपको पढ़ती हुई देख पाऊं। आप बस पढ़िए। लेकिन रमा, अभी हम दोनों को किसी पर भी बोझ नहीं बनना है, किसी पर भी नहीं। नहीं बनेंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। दूध पी लीजिए। रमा, मैंने आज तक तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम जब कहती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है तो मुझे कितना अच्छा लगता है। लेकिन साथ में यह भी लगता है कि वो दिन जल्दी आ जाए जब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊं। तुम क्यों मेरी जिम्मेदारी निभाओगे? लेकिन साथ में यह भी लगता है कि हर समस्या का हल सिर्फ पढ़ाई और किताब है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई करनी होगी। और से
पवार साहब, ये कागज आपके लिए। राम जी, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला है। जोशी जी ने बताया था कि उसने ऐसे संघर्ष सातारा से ही करना शुरू कर दिया था। या तो एक ही रात में भाग गया। शायद उसे पता चल गया कि ये सातारा नहीं बंबई है। ये कागज देख लीजिए। अरे ऐसा क्या है इस कागज में राम जी? रखो वहां पर, देख लो। आप लोग रात में क्यों चले गए थे? नरोत्तम जोशी ने आपको बताया नहीं कि हम क्यों चले गए थे? कागज पढ़ लीजिए। पेंशन के पैसे यहां साइन कर दीजिए। धन्यवाद। और आप पवार साहब, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो मेरा बेटा है, भीमराव रामजी अंबेडकर। चाहे माओ हो, सातारा हो या बॉम्बे हो, वो आज तक संघर्ष करने के लिए कभी पीछे नहीं हटा और ना ही आगे कभी हटेगा। बधाई हो आपको। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। एक काम था आपसे। जी बताइए। भीमराव का चश्मा टूट गया था, मैंने उसे बनवा दिया है, ये आप उसे दे दीजिएगा। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी आपने जो हमारे लिए किया वही बहुत है, और मेरी पेंशन भी हो गई है, और मैं भीम से कहकर आया हूं कि आते समय उसका चश्मा लेते आऊंगा। नहीं, बिल्कुल, वो तो आप लेते जाओगे, लेकिन भीम ने जो संघर्ष किया और मेरे सभी सवालों का सही सही जवाब दिया, उसके बदले ये उपहार कह के दे दीजिएगा उसे। लीजिए। लेकिन ये सब प्रचंड देव जी को। इतना कमजोर नहीं हूं मैं कि उनसे छुपाकर ये दूंगा। मेरी आई जब मरी, मैं बहुत छोटा था। घर के बगल वाले बड़े से मैदान में आई की लाश को जलाया गया था। बाबा बड़े रसूख वाले थे, करीब 2000 लोग आए थे आई के अंतिम संस्कार का दर्शन करने। फिर सबने साथ मिलकर भोजन किया और एक साथ मिलकर कहा कि आई की आत्मा को शांति मिले। भीम की आई के अंतिम संस्कार के लिए आपको जगह तक नहीं दी गई। ये सही नहीं हुआ।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आप भीमराव को दे दीजिएगा। भीम, भीम, भीम। क्या बात है पापा? ये चश्मा। लो, पेंशन मिली नहीं कि चश्मा बनाकर लाए। 10-20 और चश्मे बनवा लीजिए भीम के लिए। भैया की पेंशन है, उन्हें जो करना है वो करेंगे। भीम भाऊ को फिर से पढ़ाई लिखाई का शौक चढ़ा है, तो किताब कापी के खर्चे तो मांगेंगे, है ना? अच्छा, अब मुझे समझ में आया। भीम भाऊ इसलिए नहीं चाहते थे कि बाबा की पेंशन शुरू हो जाए क्योंकि उसकी जरूरत हमें थी। वो इसलिए चाहते थे ताकि वो उससे अपनी जरूरतें पूरी करवा सके। लक्ष्मी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाँ लक्ष्मी, तुम गलत ही कह रही हो। भीम लालची नहीं है। चश्मा मैंने नहीं बनवाया, बल्कि वैभव देव ने मुझे बनवा कर दिया है। और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि मैं ये चश्मा भीम को दे दूं। लेकिन बाबा वो एहसान के तौर पर नहीं, उन्हें तेरा संघर्ष और तूने जो सवालों के जवाब दिए वो पसंद आए। रख लो बेटा। और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि वो प्रचंड देव जी से कुछ नहीं छुपाएंगे। लो। और तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुन लो। भीम की पढ़ाई के लिए मैं हर हाल में पैसे दूंगा, और इस मामले में मुझे कोई बोलेगा नहीं या रोकेगा भी नहीं। पूरी पेंशन दे दीजिए। बाबा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करके इंतजाम कर लूंगा। तो करो, इंतजाम करो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं ही करूंगा। न तुम कुछ बोलोगे और जीजाबाई न तुम कुछ बोलोगी। बात खत्म, इस पर कोई बहस नहीं। मैं वैभव देव जी को धन्यवाद कह के आता हूं। क्या मतलब? अभी तुम वहां प्रचंड देव के घर जाओगे? मतलब और कोई नया नाटक शुरू? नाटक नहीं है ये। जब वो कुछ बुरा करते हैं, हमें तकलीफ होती है, तो बहस करने, लड़ाई करने भी जाता हूं ना मैं उनके घर। आज उन्होंने कुछ अच्छा किया है, हमें खुशी हुई है, तो धन्यवाद कहने भी जाना बनता है। जाओ भीम, वैभव देव जी मुझे अच्छे इंसान लगे, जाके उन्हें धन्यवाद कह कर आओ। जी बुआ। बस यही दिन देखना रह गया था हमें कि तुम उस छोटी जात वाले भीमराव की चश्मा देकर उसकी मदद करो। तुम्हें लंदन में पढ़ाया लिखाया, मगर सब कुछ गोबर कर दिया तुमने। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। अब जो कह रहे हैं ना उसे ध्यान से सुनो। उस भीमराव के लिए तुम्हारी सोच में भी हमदर्दी नहीं आनी चाहिए। आज के बाद तुम उस भीमराव से नहीं मिलोगे। बात समझ में आई? हमने पूछा, बात समझ में आई?
वैभव देव जी,